प्रिज्म से क्या सब कुछ देखा जा रहा है? देखिए सुधांशु जी, अभय जी ने कहा कि माता कौशल्या गई हैं वहां आशीर्वाद देने सोनिया गांधी के लिए, और वो कह रहे हैं कि आधे अधूरी योजनाओं का वहां पर सिर्फ इसलिए जल्द से जल्द ऐलान किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा अभय दुबे जी अपने को हनुमान कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर आप सोनिया गांधी जी को माता सीता के संदर्भ में कहीं भी बोलना चाहेंगे तो मुझे उसके ऊपर घोर आपत्ति है। कोई बात नहीं, अब मैं इस पे पॉलिटिकल वाले प्रश्न के ऊपर जवाब देता हूं। देखिए, अभी अजय आलोक जी ने बोला, उसी से एक बिंदु लेता हूं। अभी देखिए, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी ने याद दिलाया, सावन में सरकार बनी थी। मृत्युंजय जी, सावन से शरद ऋतु आ गई है। 20 लाख नौकरियों का दावा था, तो सरकार खत्म होते होते अगर 20 लाख देनी है तो 2-3 लाख तो अब तक हो जानी चाहिए थी 3-4 महीने में। कहां है 2-3 लाख नौकरियां? अब वही मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है और कथनी करनी में क्या अंतर रहती, इसीलिए मैंने कहा था ना, कोई दूसरा भेष धर के आता है रावण तो उसे बताइए। उत्तर प्रदेश में कहते थे 50% महिलाओं को सीटें देंगे, मगर पंजाब उत्तराखंड में नहीं देते थे। हिमाचल में चुनाव हो रहा है, कहते पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। अरे जहाँ सत्ता है वहां कर दी क्या? लेकिन सुधांशु जी, 2 करोड़ का वादा करने वाले किस मुंह से 20 लाख पर सवाल करेंगे? 2 करोड़ का वादा करने वाले किस मुंह से 20 लाख नौकरियों पर सवाल करेंगे? सुधांशु जी, मैं पूरी बात करने पा रहा हूं। हमने 2 करोड़ रोजगार कहे थे, इन्होंने 20 लाख नौकरियां कही हैं। 2 करोड़ रोजगार के अवसर, इन्होंने 20 लाख। तिवारी जी, एक सेकंड, तिवारी जी प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, जिससे सवाल पूछो वही जवाब। रोजगार के अवसर की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखिए, हम तो कह रहे हैं मुद्रा योजना में 34 करोड़ लोगों ने व्यवसाय लिया है, कोई ना कोई आजीविका का साधन बढ़ा है, स्टार्टअप में बढ़ा है। सीएमआई का डाटा देख लीजिए। अब वो एक लंबा विषय हो जाएगा इस समय कि अगर हम ये कहें पीपीएफ वालों की संख्या, यदि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की संख्या बढ़ी है तो बगैर रोजगार के तो नहीं बढ़ी है ना। खैर, अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। देखिए, बोलते बोलते माता सीता और हनुमान का जिक्र करते करते अभय दुबे जी के मुंह से निकल गया एक वाक्य, जासुराज भई प्रजा दुखारी, स्त्रे नृप सकल नरक अधिकारी। अबे जी, बहुत उपयुक्त बोला है। क्या इसीलिए राहुल गांधी जी ने केरल और तमिलनाडु से शुरुआत की थी? अरे वहां किसका राज है? एक लेफ्ट का राज है, एक डीएमके का राज है। बहुत सही आपके मुंह से निकल गया ये बात। वाकई एक जगह हाथ काटा जा रहा था लोगों का, एक जगह केरल की बात कर रहा हूं, विधानसभा में आतंकवादी के पक्ष में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा था। कितना दुख होगा प्रजा को समझ सकते हैं। और आइए, अगर आप तमिलनाडु में आए तो एक गांव में जहां 70% आबादी मुस्लिमों को हो गई, कहा गया मंदिर का घंटा बंद कर दो, शंख ध्वनि बंद कर दो, प्रजा को बड़ा सुख हो रहा होगा। और तो और तिरुचिरापल्ली जिले के गांव में मंदिर 1000 साल पुराना वक्त की संपत्ति हो गया। वाकई जासुराज भई प्रजा दुखारी, ते नृप सकल नरक अधिकारी। बहुत सही बोला। और शायद इसीलिए जो राजनीतिक रोजगार की तलाश में घूमते हुए कांग्रेस के चिर युवा सबसे ज्यादा समय उन्हीं राज्यों में दे रहे थे, तो जाने अनजाने में इनके मुंह से आज विजयदशमी के दिन बिल्कुल सही और उपयुक्त वाक्य उन्हीं राज्यों के लिए निकल गया जहां से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। इसीलिए मैं अंत में कहता हूं, राजनीति का प्रयोग यदि धर्म में करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। भारत की राजनीति में एक ही चुनाव था लोकसभा का, 1989, जहां राम का नाम लेकर अयोध्या से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी अपनी चुनावी यात्रा की, यानी सीधे चुनाव में राम का उपयोग। और उसके बाद से आज तक अबे जी, वो कांग्रेस जिसकी 414 की मेजॉरिटी थी, कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली 89 के बाद से। चूंकि राम के साथ यदि आप किसी प्रकार का छल करेंगे, नवंबर 89 में आप राम राज्य के नारे से अयोध्या से शुरुआत करेंगे और नवंबर 90 में कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन देकर सरकार बचाएंगे, तो रामायण की दूसरी पंक्ति भी सुन लीजिए, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुलतारन हारा। तो आप वहां 414 से 1 सीट पे आ गए उत्तर प्रदेश में। यह भी होता है यदि आप किसी प्रकार का छल बल धर्म और संस्कृति के साथ करते हैं। दुबे जी, जवाब दीजिए। देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम वचनों की मर्यादा की रक्षा, सत्ता को तज पर वन में गमन कर जाने का प्रतीक है। वो सत्ता का भोग का प्रतीक नहीं है आज की तरह। आज मैं आज तक की एक रिपोर्ट देख रहा था दोपहर में, वो बता रहे थे कि दावत इस्लामी ने कैसे राजस्थान में षड्यंत्र करके और कन्हैया कुमार जी की हत्या की। जानते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, 2000 दान पात्र निकले दावत इस्लामी के अहमदाबाद में, कोई एनआईए नहीं गया,
कोई राष्ट्रीय जांच एजेंसियां नहीं गई, क्योंकि वहां पर आपको आपकी सत्ता की भूख मिटानी है। वहां पर भी इसी प्रकार किशन धारवाड़ की हत्या निर्ममता पूर्वक की गई, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आप हमसे बोल रहे हैं? अरे जो आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देते हैं, राजनीति का टिकट देते हैं, विधानसभा का टिकट दे देते हैं, तारिक अहमद मीर को, जो घोषित आतंकवादी है, उसको विधानसभा का चुनाव लड़ा दें। सैफुल्लाह फारूक जो पंडितों का हत्यारा है, उसको वार्ड नंबर 33 से चुनाव लड़ा दे। वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। जो हमारे गृह मंत्री जी के पीछे तालिब हुसैन खड़ा हुआ, सबको देश भर को नजर आ रहा है, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार सप्लाई करने वाला, वो आज हमको पाठ पढ़ा रहे। आप हैं कहाँ? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य की अवधारणा चरितार्थ करने का संकल्प तो कांग्रेस पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वो संकल्प किया था, और हम उस राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं। हमने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया है। 10 वर्ष तक जब हमारी सरकार थी तो हमने देश को अधिकार संपन्न किया। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। 10 करोड़ जंगल में रहने वाले वनवासी साथियों को हमने उनकी आजीविका का अधिकार दिया। हमने 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया। हमने करोड़ों बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिया। हमने काम चाहने वाले मनरेगा के तहत 14 करोड़ लोगों को काम का अधिकार दिया। आपने कहा मुद्रा योजना, एक बार पढ़िए तो सही, उस 32 करोड़ में से 27 करोड़ लोन आपने 50,000 रुपए से कम शिशु कैटेगरी के दिए। एवरेज 27,000 रुपए का लोन दिया है। अरे ठेला भी नहीं लगता सुधांशु त्रिवेदी जी। आपने पूरे हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। पढ़िए ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट। अरे भारत की भूमि पर कब्जा करके चीन बैठा हुआ है। आप मुंह खोलने को इतनी बुराइयां हैं इस सरकार में अभय दुबे जी, तो जिसे आप सत्ता का भोग हम नहीं करना चाहते कह रहे हैं बड़े शान से, वो दरअसल एक मजबूत विपक्ष देना है। अगर आप सत्ता के लिए ऑल्टरनेटिव ही नहीं देंगे, ये क्या होता है कि हम सत्ता भोग करने के लिए नहीं आए, तो किस लिए बैठे? फिर राजनीतिक पार्टी क्यों बना रखी है आपने? अगर आप राजनीति के जरिए सरकार में आकर नीतियां नहीं बदलना चाहते, पॉलिसी नहीं बदलना चाहते, तो फिर किस लिए आए आप वहां पर? तो हम राहुल गांधी जी जनमानस ही तो तैयार कर रहे हैं। 3,500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करके क्या कर रहे हैं वो? यही तो हम कोई एनजीओ नहीं है, हम राजनीतिक दल के संगठन है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अग्रणी भूमिका ली लड़ने के लिए, वही लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम देश के नागरिकों। लेकिन ये यात्रा भी तो आप एनजीओ के साथ कर रहे हैं अभय जी, इसमें कांग्रेस पार्टी का तो साइन है नहीं। ये तो आप एनजीओ और ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं। अंजना जी, समाज के सभी वर्ग आ रहे हैं, किसान भाइयों से, दलित भाइयों से, पटरी पर काम करने वाले लोगों से, महिलाओं से, सभी से राहुल गांधी जी संवाद कर रहे हैं, उनकी पीड़ा जान रहे हैं और मुखरता से उन प्रश्नों को हर चौक चौराहे पर उठा रहे हैं। और विश्वास मानिए, हम लोग दृढ़ता से इस दम्भी और अहंकारी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने उद्देश्यों को आगे रखकर हम पूरा करेंगे। क्योंकि अब नेतृत्व देश का वो बेरोजगार युवा कर रहा है जिसको बेरोजगारी की आग में इन्होंने झोंक दिया। वो देश का प्रत्येक नागरिक कर रहा है जिसको 400 रुपए का सिलेंडर 1,000 रुपए में मिल रहा है, जिसको 200 रुपए खाने का तेल और दाल दिए जा रहे हैं जो 60 और 70 रुपए का था। 100 रुपए पार का पेट्रोल पहुंचा दिया। 27 लाख करोड़ रुपए नागरिकों की जेब से खींच लिए। क्या जनता अंततः ये नहीं जानेगी? हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव उसी बात का संकेत थे, जिससे डरकर थोड़ी बहुत ही सही महंगाई पर लगाने की कोशिश सरकार ने की थी। तो आने वाले चुनाव में ये संकेत साफ जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा से हम समाज के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक करके रहेंगे। अंजना जी, एक करके रहेंगे।